नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा वेबिनार है वो बेसिकली पास्ट लाइफ का है। इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा सो दैट आपको पास्ट लाइफ के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिले। मेरा ये मेन उद्देश्य है। हमें क्या करना है, सिंपल सा रूल आप फॉलो करिए। एस्ट्रोलॉजी के लिए जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा आपका राहु हो जाएगा, ये कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी की। खैर, एनी मैं राजीव साहनी। 27 ईयर्स हो गए हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी देते हुए। और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और मैं इंटरेक्टिव क्लास जो है वो पढ़ाता हूँ जबरदस्त, जिसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सो यू कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम मी। ये पास्ट लाइफ के ऊपर रेयर होता है, इस चीज को समझना है। चलिए अब मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। छोटा सा है, वो इंट्रोडक्शन था मेरा। 9th हाउस जो होता है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से मिलता है। फिर से समझ लीजिए, हमारा भाग्य जो है वो हमारे को पास्ट लाइफ के कर्मों से मिलता है। तो आपके पूर्व पुण्य अच्छे हैं या पूर्व पाप अच्छे हैं, उसी आधार के ऊपर ये चलता है। फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य भी है। इफ यू हैव एनी मेलेफिक प्लेनेट इन इट फिफ्थ हाउस, पंचम भाव में यदि मेलेफिक प्लेनेट है तो वो ब्लॉकेज दे देंगे, आपको पूर्व पुण्य की डिलीवरी नहीं मिलेगी इस जन्म में। सेकंड हाउस जो कुंडली का होता है वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। और क्या होता है कि इस जन्म के माता पिता हमारे संस्कार एड ऑन करते हैं। क्लियर? तो इस जन्म के माता पिता हमारे संस्कार एड ऑन करते हैं। और अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, सिक्स्थ हाउस हमारा प्रारब्ध होता है। सिक्स्थ हाउस हमारा प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का क्या मतलब होता है, बड़े आराम से अच्छे से आप सीखिए। वट एवर पेंडिंग कर्म, दैट इज योर प्रारब्ध। अब केवल हमारा छठा भाव प्रारब्ध नहीं है। राइट डाउन। आप सबसे अच्छी टेक्निक सीखिए। हर भाव से छठा भाव उस भाव का प्रारब्ध है, इज द पेंडिंग कर्म। Normally, we say sixth house is your pending karma. Wherever six slots sit in your chart gives you too much pain in this birth. ठीक है। फिफ्थ हाउस हमारे संचित कर्म का होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द कर्मास होता है, जिससे हमारा जन्म होता है। प्रारब्ध संचित कर्म बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा प्रारब्ध का हम भुगतने के लिए जन्म लेते हैं, तो वो होता है हमारा। और ट्वेल्थ हाउस हमारा डोनेशन का होता है। ट्वेल्थ हाउस हमारा डोनेशन का होता है। टेंथ हाउस हमारे क्रियामान कर्मा होते हैं। मन में जो कर्म होते हैं, डेट इज योर फोर्थ हाउस। आप जो मन में सोचते हैं उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पर जब करते हैं, वो टेंथ हाउस होता है। सिंपल सा रूल आप समझिए। पहले मैं थोड़ी सी फिलॉसफी समझा रहा हूं। जब भी राहु की दशा होती है आपके जन्म में, वेन एवर यू फेस एमडी ऑफ राहु, महादशा ऑफ राहु मीन्स द डिलीवरी ऑफ योर प्रारब्ध। अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे दान पुण्य किए तो राहु मेटीरियलिस्टिक में आपको करोड़पति बनाएगा। इफ यू चीटेड इन द प्रीवियस बर्थ टू समवन एंड और यू वर हैविंग ग्रीडीनेस इन द पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में यदि आपके पास ग्रीडीनेस रहा दूसरे से, तब राहु की दशा सदैव पीड़ा देती है। कर्म हमारे तीन प्रकार के होते हैं, दृढ़, अदृढ़, ठीक है, और दृढ़ अदृढ़। दृढ़ का मतलब होता है फिक्स कर्म, अदृढ़ का मतलब होता है मूवेबल कर्म, और दृढ़ अदृढ़ का मतलब होता है मूवेबल एंड फिक्स का कॉम्बिनेशन, यानी ड्यूल साइन। फिक्स साइन आर कॉल्ड द दृढ़ कर्म, मूवेबल साइन आर कॉल्ड द मूवेबल कर्म, और ड्यूल साइन और द दृढ़ अदृढ़ कर्म।
भाई साहब सिंपल सा देख लीजिए, मेरे पास जब कंसल्टेंसी के लिए आता है ना, तो मैं कुंडली में ये देखता हूं कि 9 में से अगर 6 ग्रह अगर आपके फिक्स साइन में है, सो यू हैव टू बियर इन दिस बर्थ। आपके फिक्स साइन में आ गए हैं ग्रह। आप देखिए, जब भी आपके फिक्स साइन के अंदर किसी मेलेफिक प्लेनेट की दशा होगी, यू हैव टू सफर ए लॉट इफ एनी मेलेफिक प्लेनेट इज प्लेस्ड इन द फिक्स साइन। आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते होंगे या बहुत लोग जो लाइफ में अपना प्रोग्रेस करते हैं, उनके ज्यादातर प्लेनेट मूवेबल साइन होते हैं। सो मूवेबल साइन में प्लेनेट होना अ गॉड गिफ्ट। इफ यू हैव मोर प्लेनेट इन द फिक्स साइन, देन इट इज अ टू मच पेन इन योर लाइफ। बात क्लियर है? तो फोर्थ और 10th को भी समझाया, इसको दूसरे एंगल से भी समझी। आगामी कर्मा, आगामी मतलब इन फ्यूचर यू विल डू द कर्म। आगामी कर्म, फोर्थ हाउस आपका सोचने का है, आपने सोचा उसको इम्प्लीमेंट फ्यूचर में आप फिजिकली उसे करेंगे, इसलिए इसको आगामी कर्मा कहते हैं। कर्मा भी इसीलिए मैं अच्छे से सिखाना चाह रहा था। बड़े ध्यान से सीखिए, सिंपल रूल समझ लीजिए। हर भाव से 6th हाउस इज योर पेंडिंग कर्म फ्रॉम एनी भावा। लेट अज्यूम यू आर सेइंग 5th हाउस। 5th हाउस से जो है, गुड इवनिंग राजीव जी। हाँ, तो 5th हाउस से छठा भाव कौन सा बना? 10th हाउस, दैट इज योर पेंडिंग कर्म। और हर भाव से 4th हाउस आपका सुख है। ठीक है, अब आ जाइए। अब मैं एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में हो तो प्लीज इसको लगा करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। वैसे मैं बोल भी सकता था, बट मैं ये चाह रहा हूं कि आप मून कहीं पे भी बैठा है, देर इज एन मून, लेट अज्यूम इन द 4th हाउस, इन द 5th हाउस देर इज सन। इसका मतलब ये होता है कि पास्ट लाइफ के अंदर आपने जो है वो क्या करा था, गलत काम किए थे पास्ट लाइफ में। अर्निंग के अंदर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट लाइफ। अगर इस जन्म में आपने कुछ अर्निंग में गलत उल्टे सीधे काम किए, तो ये मान लीजिए यू विल बी अरेस्टेड। ठीक है, you will be arrested. So don't do. Those who are having such kind of a combination in their chart means what? They have done something wrong in the past life in relation to the earning. तो हम ये इस चीज को देखेंगे। अब आगे चलते हैं। हमारे देखो, जब हम भागवत कथा सुनते हैं या पुराण पढ़ते हैं, वैदिक सिस्टम पढ़ते हैं, तो अन्न में कोश, मन में कोश। तो वहां मन में कोश होता है। whatever you have a desires in your mind, वो मन में ही कोश होता है। आप चेक कर लो, जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है, उस भाव, उस राशि, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, भाई साहब ये सारे कलेश आपके चिता तक रहेंगे। यू कैन नॉट हैव अ एस्केप रूट, क्योंकि वो मन में कोश है, वो एक्टिवेट हो जाता है इस जन्म में। सिंपल सी चीज है। क्लियर हो गया? हमारी डिजायर्स को बताता है, हिडन डिजायर्स को, मन में कोश। अब बहुत सारी बातें होती हैं जो हर एक को नहीं शेयर करते, लेकिन मन में तो रखते हैं ना, इसीलिए मनोमय कोश हमारे यहाँ कथा के अंदर बोला जाता है। अब आ जाइए। नाउ जुपिटर एंड राहु सिटिंग टुगेदर, मैं 1 मिनट चार्ट से सिखाना चाहूंगा, वो ज्यादा अच्छा आएगा। अब आप देखो, मीनिंग बदलते जाएंगे। लेट अज्यूम जुपिटर, राहु, अब ये गुरु चंडाल योग हो गया। खैर कलयुग में दिस इज अ राज योगा। इफ यू लीव द बर्थ प्लेस, देन इट कन्वर्ट इनटू द राज योगा। एंड सैटर्न, दी 3 प्लैनेट आर सिटिंग टुगेदर इन एनी भाव। आई रिपीट माय वर्ड, राहु, जुपिटर एंड सैटर्न आर टुगेदर। You are carrying a curse of a brahmana, कर्स ऑफ है पंडित जी और ब्राह्मण।
यू आर कैरिंग द कर्स, ये कर्स है, श्राप मिला है आपको एक ब्राह्मण से, अगर ये है, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अगर ऐसे हो, मान लो ऐसे भी कह सकते हैं आप, ये जुपिटर लगन में है, सेवंथ हाउस में राहु और सैटर्न है, तब भी बात एक ही है। राहु और सैटर्न सेवंथ हाउस में है, म्यूचुअल एस्पेक्ट आ रहा है। याद रखिए कुंडली में जब भी म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है, लाई के कंजक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाई के कंजक्शन। तो इस तरीके से हमको चीजों को समझना है। तो आपको ब्राह्मण का श्राप मिला है। अब आपको मैं बढ़िया बात ये बता देता हूं कि यदि आप ये सोचे श्राप का उपाय छोटे मोटे उपायों से निवृत्ति हो जाएगी, तो ये आप गलत फहमी में, सो यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। नाउ कम अप। अब आता है बड़ा कुछ, देखिए किसी मैरिड फीमेल ने, यानी किसी मैरिड हाउसवाइफ हो या कोई भी मैरिड जो भी है, अब हमारे पास प्लेनेट आया मार्स, राहु एंड वीनस। क्लियर? ये तीनों चाहिए सिटिंग इन एनी भावा। इफ दीज थ्री प्लेनेट आर सिटिंग इन एनी भावा, तो आपको कर्स है। किसने दिया है आपको श्राप? अ मैरिड वुमन ने। पास्ट लाइफ में एक मैरिड वुमन ने श्राप दे दिया। हो सकता है आपकी वाइफ ने दे दिया हो, भाई आपने उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया या उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, आप ही की वाइफ ने आपको श्राप दे दिया, या आपकी भाभी ने दे दिया, आपके कोई रिश्तेदार है उसने दे दिया। तो इस तरीके से अपने को चीजें समझनी है पास्ट लाइफ की। तो जब तक हम नहीं समझेंगे, ये हम गलतियां करते रहेंगे। समझ में आया? सिंपल सा पास्ट लाइफ के अंदर हमको श्राप समझने, जब तक इन श्रापों को नहीं समझेंगे। अब एक और श्राप आपको मैं बता देता हूं, बड़े अच्छे से सीखते जाइए आप। हाँ, लेट अज्यूम यू हैव अ सैटर्न एंड राहु सिटिंग टुगेदर इन एनी भावा, और आइदर दे आर हैविंग 1/7 एक्सेस। तो 1/7 एक्सेस में राहु ये होगा तो केतु बट नेचुरल है सामने होगा। हमेशा 1/7 एक्सेस के ग्रह लाई के कंजक्शन कहा गया है। इफ यू हैव अ सैटर्न एंड राहु टुगेदर इन एनी भावा, तो आपकी कुंडली श्रापित है, पितृ दोष है आपकी कुंडली में। अगर लाल किताब में चले जाएं तो सैटर्न राहु इन 10th और अंधी कुंडली भी बोल देंगे तो क्या रहनी है। D9 नवांशा कुंडली का लगना बताता है कि आप इस जन्म में क्या भोगने आए हैं। द लग्न ऑफ द नवांशा टेल्स यू कि आपने इस जन्म में क्या भोगना है। अब आप एक और सिंपल सा सूत्र सीख लो। D60 चार्ट खोलिए और D60 चार्ट में 9th हाउस देखिए। If there is malefic planet is seated in the 9th bhava of your D60 chart, then you are not a blessed soul. आपको ब्लेसिंग नहीं है इस जन्म में, आपको अपनी कर्म गति भुगतनी है। हरि शरण में जहां से आपको रिलीफ मिल सकता है, भगवान की शरण में जाने से। कृपा तो वही करेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकता। अगर D60 चार्ट षट्यांशा चार्ट में 9th हाउस में इफ देयर इज अ मैलेफिक प्लेनेट, ठीक है, तो आपको क्या है, सिंपल सा, यू आर नॉट अ ब्लेस्ड सोल। आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं है इस समय। नाउ कम अप इन द D30 चार्ट। D30 चार्ट के अंदर 8th हाउस में यदि कोई ग्रह बैठा है, आई रिपीट माई वर्ड, रेमेडी सभी की होती है साहब। ये हेमंत जी लिख रहे हैं, डोले जी, रेमेडी सभी की होती है। वो रेमेडी का तो अलग है, ये तो मुझे 10 क्लास में जाके तो पास्ट लाइफ पढ़ानी है साहब।
D30 के अंदर राहु केतु, एक राहु केतु का बताता हूं D30 में, और एक 8th हाउस बताता हूं। अगर मान लीजिए आपके D30 के अंदर त्रिशांश कुंडली बोलते हैं हिंदी में, दूसरा क्या है D30 चार्ट, 8th हाउस में कोई भी ग्रह हो, मैं एक ग्रह लेके समझा रहा हूं, लेट अज्यूम यू हैव ए मून इन 8th भावा ऑफ द ईयर D30 चार्ट। व्हाट डज इट मीन? अ मदर टाइप लेडी या माता तुल्य स्त्री ने आपको श्राप दिया, जो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। लेट अज्यूम, सेकंड एक और बता देता हूं आपको, इफ यू हैव राहु केतु, D30 में ना राहु केतु इकट्ठे बैठे होते हैं त्रिशांश कुंडली में। इफ यू हैव अ राहु केतु इन द 10th भावा ऑफ योर D30 चार्ट, इस जन्म में कैरियर नहीं स्टेबल होना। देख लीजिए, अगर आपका कैरियर स्टेबल नहीं है तो D30 में देखिए, क्या राहु केतु इकट्ठे बैठे हैं 10th हाउस में, बैठे हैं तो कैरियर स्टेबल नहीं होगा। 10 तरह के काम धंधे बदल चुके होंगे, सेट नहीं हो रहा। आगे चलें। अब आता है, मैं भृगुनंदी नाड़ी का भी सूत्र, मैं मिक्स पढ़ा रहा हूं, वैदिक और भृगुनंदी नाड़ी लाल किताब। ये जो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी का मेरा कोर्स है, जो क्लासेस में पढ़ाऊंगा, 3 एस्ट्रोलॉजी का यूनियन है इसके अंदर, भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, तीनों का टोटल मैं आराम से पढ़ा। अगर मान लीजिए भृगु बिंदु होता है, भृगु नंदी नाड़ी के अंदर एक भृगु बिंदु होता है, भृगु बिंदु बोलते हैं चंद्रमा और राहु का मध्य बिंदु को भृगु बिंदु बोलते हैं। सॉफ्टवेयर में लिखा होता है, सॉफ्टवेयर में लिखा होगा BP, भृगु पॉइंट इंग्लिश में, हिंदी में भृगु बिंदु होता है। लेट अज्यूम यू हैव ए भृगु बिंदु in 6, 8, 12 houses, again your chart is damaged, you are carrying something wrong from the past life, पहला पॉइंट। अब आ जाइए अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां पर यदि वर्गो साइन, स्कॉर्पियो साइन एंड पाइसिस, एनी वन ऑफ साइन इफ यू सी इन दिस त्रिक भावा, 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव बोलते हैं। तो यदि त्रिक भाव के अंदर 6, 8, 12 भाव में यदि भृगु बिंदु आ गया, अगेन यू आर कैरिंग द कर्स ऑफ इट। तो ये चीज आपको समझनी है, जब तक आप नहीं समझेंगे गड़बड़ करते जाएंगे। आप जन्म नक्षत्र भी पास्ट लाइफ को बताते हैं, जितने भी, देखो 6 नक्षत्र तो सबसे इंपॉर्टेंट है गंडमूल के, क्योंकि कोई कलेश काटने आए हो आप, गंडमूल तो वो मरकरी और केतु के होते हैं, ये बात याद रखिएगा और समझिएगा। गंडमूल के नक्षत्र पास्ट लाइफ के यूर कार्मी डेट्स होते हैं वो। दूसरा जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं वेबिनार में, रेट्रोग्रेड प्लेनेट कोई भी हो, अच्छे या बुरे, पेंडिंग क्रम है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का मतलब है यू आर कैरिंग द पेंडिंग कर्मा फ्रॉम द पास्ट लाइफ, सिंपल जी बात है। आइए अब अगले पॉइंट को समझते हैं, चंद्रमा को। इधर देखिए, अब चंद्रमा जो है अगर 12वें घर में है, इफ यू हैव अ मून इन द 12th भावा इन एनी लग्ना, लेट्स सी द मून, आई राइट डाउन द मून, ठीक है। आप पास्ट लाइफ में मूडी थे, क्या थे? मूडी थे, पास्ट लाइफ के अंदर आप मूडी थे। इस जन्म में 12th हाउस में मून आपको ओवर थिंकिंग देगा, ओवर थिंकिंग। बात समझ में आ गया? और ये कलेश कहां खड़ा करेगा? मून, मून कलेश खड़ा करेगा, आपको ट्रबल देगा। कलेश का मतलब साधारण भाषा में समझ लीजिए ट्रबल, वो आपको फीमेल से ट्रबल करा देगा। कोई भी फीमेल हो सकती है, मैरिड, अनमैरिड, एनी काइंड ऑफ फीमेल, मदर टाइप लेडी भी हो सकती है। तो वो पास्ट लाइफ की वजह से आया। आपके साथ क्या इवेंट्स होंगे वो मैंने बताया।
ठीक है, पिछले जन्म में आपने माता की सेवा ना की हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, सेवा का मुझे अचानक से एक याद आ गया पॉइंट, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। नवमास कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का है तो उसका अर्थ है उस ग्रह से रिलेटेड व्यक्ति की आपको सेवा करनी है इस जन्म में। मान लीजिए सूर्य नीच का है नमाज कुंडली में, तो आपको पिता की सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। समझ में आ गया? यहां पर सर लिख भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो ये चीज है। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस के अंदर जिनके भी केतु हो, ना तो वो कैरियर स्टेबल होने देता है, ना वो जॉब में स्टेबिलिटी देता है। केतु छठे घर में आ जैसे ही एक बारी। अब लाल किताब से चलेंगे तो केतु का पक्का घर है जमीन। देखो मैं सिखाता हूं, वैसे मैं अभी लाल किताब नहीं पढ़ा रहा, फ्यूचर में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, उस पर मेरा रिसर्च वर्क पेंडिंग है, क्योंकि टेकिंग एलसीएम ऑफ भृगुनंदी नाड़ी एंड लाल किताब, तो इसलिए अभी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है रिसर्च पर। अब आइए मैं बताता हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा लाल किताब भी सीख जाओगे एक ही लाइन में। एज पर द काल पुरुषा कुंडली देर इज अ वर्गो साइन। तो लाल किताब इसको कहती है जमीन जो है वो बुध की है, और केतु यहां उसका पक्का घर है, ये केतु का घर है। अब यहां पर मून आके बैठ जाए, बड़े ध्यान से सीखिए। एक तो वो एनिमी साइन में है, और केतु से सबसे ज्यादा पीड़ा चंद्रमा को मिलती है। छठे घर में यदि चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित है तो यहाँ पास्ट लाइफ के दो आपको कलेश देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो कलेश देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पहला कि आपने पिछले जन्म में पानी की बर्बादी करी थी, समझ में आ गया जी। दूसरा, आपने किसी स्त्री को परेशान किया था या उसे जो जरूरत थी छठा घर बीमारी का है ना, तो वहां चंद्रमा बैठा है, फीमेल प्लेनेट बैठा है। इन द पास्ट लाइफ उस फीमेल, माता तुल्य हो सकती कोई भी फीमेल स्त्री है, उस बेचारी को हेल्थ इश्यूज थे, उसको आपकी जरूरत थी, चाहे दवाई लानी थी या दवाई देनी थी, घर के परिवार के सदस्य थे, या आपसे फाइनेंस की कोई हेल्प मांगी और आपने नहीं करी, इस जन्म में आपको वो भुगतना पड़ेगा, आपको श्राप मिल गया। गेटिंग माई पॉइंट? सो सिंपल। हमेशा ऐसे देखिए और समझिए। हाँ, वनीता जी का तो मून केतु ही बैठा हुआ है, जय हो। तो पास्ट लाइफ के अंदर जो है हमने ये सब कर्म किए थे, इस वजह से हमको ये भुगतना पड़ता। अब आ जाइए, राहु सिटिंग इन द एट्थ भाव। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि अष्टम भाव में अपने आप में एक अशुभ स्थान है। अगर वहां पापी ग्रह बैठ जाता है तो वो डबल पापी होगा। संगत का असर हो गया ना, एटमॉस्फेयर ही गलत है अष्टम भाव, तो जब एटमॉस्फेयर गलत है वहां राहु बैठ गया तो गड़बड़ करेगा। हम्म अगर राहु अष्टम भाव में नीच का हो, देखो मैं यहाँ बताता हूं आपको अच्छे से, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, टॉरस राशि में राहु को एग्जॉल्टेड मानते हैं, कुछ लोग जेमिनाई साइन के अंदर राहु को एग्जॉल्टेड मानते हैं। अगर इसमें एग्जॉल्टेड मानेंगे तो सैजिटेरियस में राहु नीच का होगा, और या इसमें स्कॉर्पियो में। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस साइन है और राहु बैठा है, तो आपके ऊपर कर्स है बहुत भयानक वाला। कौन सा? आपने क्या कर्म किए थे पिछले जन्म के अंदर? आपने बिल्ली को मारा था, हाथी को तंग किया था, सुअरों का शिकार किया था, इस तरह की घटनाएं आपने करी थी पास्ट लाइफ में। दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम इन योर लाइफ। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए पानीपत से कोई व्यक्ति का आया था, तो मैंने उसे कहा आप फॉरेन चले जाइए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना। भारत भूमि कर्म भूमि है,
भारत से बाहर भोग भूमि, वो कर्म भूमि नहीं है। उसकी बड़ी अच्छी फॉरेन में नौकरी लग गई, 2 पैसे बहुत अच्छे कमा रहा था, उसका दिमाग उल्टा चल पड़ा गलती से, और क्या करा, वहां से छोड़ छाड़ के इंडिया आ गया। मैंने, बेटा आप कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बंगाली बाबा नहीं हूं कि तेरे को कोई चमत्कार दिखा दूं। यू हैव मेड अ ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक। मिस्टेक कैन बी रीस्टोर, ब्लंडर कैन नॉट बी। कर गया ब्लंडर, और उसके बाद कैरियर नहीं सेट हुआ क्योंकि इंडिया आ गया। तो कर्म भूमि है, जब तक राहु की दशा रहेगी आपको भोगना पड़ेगा ये कर्ज। तो जब भोगना पड़ेगा कर्ज, तो आप भोगिए इस चीज को। अब आगे चलते हैं। अब आइए, अब आपको मैं एक भृगुनंदी नाड़ी का भी सूत्र बताता हूं अच्छे से। आई विल एक्सप्लेन यू वेरी डीपली ऑफ इट। हाँ, आगे। वीनस एंड राहु सिटिंग टुगेदर इन द सेवंथ हाउस। सिंपल सी बात, वीनस और राहु आपके सेवंथ हाउस के अंदर हैं। आपके साथ विवाह में धोखा होगा ही होगा, ये कंफर्म मान के चलिए। यू विल फेस अ चीटिंग इन द मैरिज। भैया कई प्रकार की चीटिंग हो सकती है, हमको कभी भी उल्टा नहीं सोचना है। कहा सकता है भाई, अब हम लोग हंसी मजाक में बोलते हैं हमारी बेटी तो गऊ है जी, वो तो शादी के बाद पता लगा शेरनी है। ठीक है ना। अब फीमेल को ये क्या कहा जा सकता है कि जी लड़का हमारा 50,000 रुपए की सैलरी है, मालूम पड़ा शादी के बाद के 20,000 सैलरी थी। सो एनी काइंड ऑफ चीटिंग। कहां से? ये सेवंथ हाउस जो है हमारा स्पाउस है ना, तो चीटिंग स्पाउस से आनी है हमारे को। बस सिंपल सी बात, तो रॉकेट साइंस थोड़ी है। अब आ जाइए, हमारे यहाँ प्रथा खत्म हो गई है कुल देवी की। इफ समवन इज हैविंग सन एंड मर्करी इन द 8th हाउस, देन वी कैन से कुल देवी कर्स। ये श्राप है। मैं 3 चीजें बड़ी अच्छी चीज आपको पढ़ाऊंगा कि मैं देखो क्या मेरी कुंडली में दोष है, पहला पॉइंट। वो सिंपल सी रेमेडी से चला जाएगा। क्या मेरी कुंडली में बाधा है, थोड़ी सी चप्पल रगड़नी पड़ेगी। और क्या मेरी कुंडली में कर्स है, इन तीनों में से डिफरेंस निकालना है आपने। क्या मेरी कुंडली में दोष है, वो तो ठीक हो जाएगा, सिंपल सी रेमेडी करो। वो तो इंस्टाग्राम पे कोई भी रेमेडी बताए वर्क कर जाएगी। क्या मेरी कुंडली में बाधा है, बाधा उससे हाई लेवल हो गया। और क्या मेरी कुंडली में श्राप है, इन तीनों का डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए आपको। जब आप ये डिस्टिंग्विश कर लेंगे तब आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? तभी तो हमारे को मालूम पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। समझ में आया? सिंपल सी बात है, बाधा, दोष और कर्स, ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, रेमेडी के पीछे भागते हैं, पर हमारे को यही नहीं पता ना दोष कौन सा है। हमें रेमेडी अगर कर्ज की करनी है और हम रेमेडी सिंपल सी कर रहे हैं तो रिलीफ नहीं आएगा। हमें जो लेवल का दोष है, सिंपल दोष है तो कोई भी रेमेडी से हमारे को रिलीफ आ जाएगा। बाधा है तो बाधा के लेवल की रेमेडी करनी पड़ेगी। श्राप है तो श्राप के लेवल की रेमेडी करनी पड़ेगी। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे यू विल नेवर गेट अ रिलीफ। ठीक है, हमें इस चीज को समझना है और जानना है, तभी हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो गलतियां करेंगे। फिर हम ज्योतिष को दोष देते हैं। क्यों दोष देते हैं? क्योंकि रीडिंग गलत हो गई। ज्योतिष गलत नहीं है, हमारी रीडिंग गलत हो सकती है। अब आ जाते हैं D12 कुंडली। द्वादशांश कुंडली में देखिएगा D12 चार्ट। D12 चार्ट में लगन में यदि जुपिटर है, आप अभी खोल लीजिए अपना D12 1 to 12। D12 के लगन में जुपिटर बैठा है तो आप देवलोक से आए हैं। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अगर चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं, या चंद्रमा बैठा है या शुक्र बैठा है, तो आप पितृलोक से आए। क्लियर है? और भाई साहब पापी ग्रह बैठे हैं, फिर तो समझ ही जाइए आप कहां से आए हैं। पिशाच योनि, प्रेत योनि से आपको भगवान ने मुक्त किया है,
तो हमें अपने कर्म अच्छे करके आगे बढ़ना है। फिर एक और अच्छी चीज सिखाऊंगा आपको, राहु केतु में पढ़ाऊंगा। राहु का मतलब होता है आपकी मिस्टेक्स, आपकी गलतियां जो आपने करी थी। केतु का मतलब होता है आपने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया, यू डिडंट ओबे योर ड्यूटीज। आपने अपनी ड्यूटीज में छल कपट किया, वो गड़बड़ हो गई। राहु जो होता है वो ग्रिडीनेस की बात करता है, केतु लॉ वाली बात करेगा। ये डिफरेंस है, याद रखना। राहु स्मगलिंग के लिए उकसाएगा, केतु नहीं उकसाएगा। केतु वाले लोग एडवोकेट भी होते हैं। फिर आ जाइए, जो भी अब मैं जेमिनी वाले भी से भी सूत्र से पढ़ाऊंगा आपको पास्ट लाइफ। जेमिनी के अंदर क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है वो भी आपका पेंडिंग कर्म, वो भी कलेश है पास्ट लाइफ का। अगर आपका सूर्य है तो गड़बड़ हो गया। ईगो इतनी है पूछो नहीं। बट एक तारीफ है, जिनका हाईएस्ट डिग्री का सन होगा ना, वो दो आदमी का काम अकेले कर लेता, हैविंग ए वेरी गुड क्वालिटी। बहुत अच्छी बात है, आप रख लेते हैं, आप कर लेते हैं। अगर आपका मंगल निकल आए आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री का, तो मैंने इस पर रिसर्च किया। क्या किया रिसर्च, कि ऐसे लोग लाइफ के मिड पॉइंट से पहले पहले पिछले जन्म में आपने रज के लड़ाई झगड़े किए थे, इस जन्म में भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी कैरी होती है ना। पर 35-40 की एज के बाद भाई साहब इतने फट्टू डरपोक बन जाते हैं, जहां झगड़ा होता है वहां से डर के अंदर हो जाते हैं। अब ये बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। बट टिल द यंग एज दे हैव एटीट्यूड ऑफ फाइटिंग। ठीक है ना। फिर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कप्स से भी हम देख सकते हैं पास्ट लाइफ का कर्स। बात क्लियर। केपी एस्ट्रोलॉजी से भी कप्स से देखा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा बताना चाहूंगा। देखिए, मैं इंटरेक्टिव क्लास पढ़ाता हूं, जिसमें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। बड़ी दो इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, वो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये बैच हमारा मंडे को स्टार्ट होगा, 22 अप्रैल, सॉरी जून 2026, रात 9:30 बजे। आप अपना बिजनेस से, जॉब से फ्री होकर के रात को आप कर सकते हैं। 10 क्लासेस का रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिजर्व पे का, जिन्होंने सीट रिजर्व करनी है। ठीक है, 10 क्लासेस का रहेगा। फीस इसका बहुत नॉमिनल है, 5555 इज द फीस। 4555, शायद मैंने गलत बोला हो, 4555 इज द फीस। ठीक है, ये रहेगा 10 डेज का क्लास रहेगा, डेली होगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा। क्लियर है। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मैं एक और अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी मैंने अपना जो पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत लोगों को कॉस्टली लगती है, हमने मेंबरशिप ओपन करा है। मेंबरशिप, तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, इट विल हेल्प यू, नीड नॉट टू पे सच अ बिग अमाउंट टू फॉर द पर्टिकुलर कोर्स। तो मेंबरशिप हमने ओपन करी है, उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, 7566767555। ठीक है। तो बाकी हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है, वो अभी यहाँ पर लिंक आया हुआ है, कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर देंगे हम, उसमें डिटेल डाल देंगे। तो कोई भी जो है कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पे भी हम डाल देंगे। मेंबरशिप के अंदर फायदा ये रहता है कि आपको जो है ये इतने बड़े बड़े अमाउंट पे नहीं करने, नॉमिनल मेंबरशिप फीस दे करके यू कैन लर्न द एस्ट्रोलॉजी। और ये मेंबरशिप जो है 1 ईयर के लिए ऑलमोस्ट स्टैंड बाय मोड में शायद रहेगी, वो उसके अंदर सारी डिटेल आप कर सकते हैं।
अभी आपकी किसी की कोई क्वेरी हो, हैंड रेज कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी विद इन। सर इसका अमाउंट क्या रहेगा, वो मेंबरशिप का? हाँ जी, वो आप मेरे को व्हाट्सएप पर लिख दीजिए सर। अच्छा, तो उसमें उसमें जो है वो सारे जो सारे कोर्स कोर्सेज आएंगे, रहेंगे। ए से लेके जेड तक। पता नहीं मैं कितने कोर्स पढ़ाता हूं, मुझे खुद नहीं पता। हाँ, आप हर तो एक पूरे कोर्स साल आपको पढ़ाते हैं सीखने सर। के मिलेंगे। चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी है, चाहे भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे चंद्र नाड़ी है, भृगु चक्र पद्धति है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न इन अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। तो ठीक ये भी इंक्लूड होगा सर इसमें, अगर वो मेंबरशिप लेते हैं तो? है। ये वाला कोर्स भी इंक्लूड होगा हाँ, उसमें? मान लो आप अभी रात को मेंबरशिप ले लेते हो तो कोर्स आ गया आपके पास, आपका तो अमाउंट बच गया ना। और मेरे महीने में 4 कोर्स तो वैसे ही आते हैं अलग अलग, यानी एक और साल जैसे तक तो आपको कोई कोर्स रिपीट में ही नहीं आएगा ना। और इसकी हो गया रिकॉर्डिंग, सारे एग्जाम से। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग ऑल टाइम मिलेगी कि रिकॉर्डिंग 1 ईयर के लिए आपको आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, जी? ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। अच्छा, रिकॉर्डिंग 1 ईयर के लिए मिलेगी। हाँ, रिकॉर्डिंग 1 ईयर की मिल जाएगी, और कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा आपको। मेरी जी क्लास इंटरेक्टिव होती है, बढ़िया सी होती है। जी जी ठीक है सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक किसी और की कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक गिफ्ट देके जाऊंगा आपको, बड़ा शानदार। चलिए, शायद लगता है किसी की कोई क्वेरी नहीं है, मैं आपको एक अच्छा एक और गिफ्ट देता हूं। जिनके भी लगन में कीतू है, उनके घर के बाहर एक डॉगी जरूर होता है। उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करने से ही आपके जीवन में तरक्की होगी, क्योंकि उस डॉगी का और आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो वो सर इसमें आपके घर के बाहर रहता है वो? पूर्वज ही है। हाँ जी सर। घर के बाहर रहता है वो हाँ बिल्कुल, डॉगी? दरवाजे के सामने ही आएगा, बैठेगा, वहीं बैठा करेगा। अगर आपने डॉगी पाल लिया तो रोडपति बनेंगे, करोड़पति से। अगर डॉगी पाल लिया, मेजर प्रॉब्लम आ जाएंगी। लेकिन जो घर के बाहर डॉगी है, वो बाहर ही रहे, उसकी जितनी सेवा करेंगे, जितना उसका मान सम्मान देंगे, आप जीवन में तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि उसका और आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन। समझ में जी आ गया सर? तो जी आप आइए, मंडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा। किसी को भी मेंबरशिप का करना है, मैंने फोन नंबर लिखा है, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट। ठीक है जी। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।